सीपीयू पढ़ना है, उसके बाद हम सैमसंग का पढ़ेंगे। तो कॉलकॉम और मीडियाटेक के दोनों सीपीयू पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सैमसंग की पावर आईसी और सैमसंग के सीपीयू के बारे में देखेंगे, क्योंकि सैमसंग में दोनों मिक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए पहले हम जो है कॉलकॉम का सीपीयू देखेंगे, मीडियाटेक का सीपीयू उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम सीपीयू सैमसंग का देखेंगे, लेकिन पहले पावर पढ़ेंगे सैमसंग का, फिर सीपीयू पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फ़ोन होगा वो डबल बेसबैंड सीपीयू जो होता है फ़ोन में, उस सीपीयू का देखेंगे। बेसबैंड सीपीयू वाले फ़ोन का जो सीक्वेंस है वो कैसे काम करता है, क्या पॉइंट हमें देखना चाहिए, किस तरह से प्रॉब्लम आती है उसमें, वो सब देखेंगे। और उसके बाद हम जो है बेसबैंड सीपीयू जब हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे नेटवर्क सेक्शन। 4G से पहले स्टार्ट करेंगे कॉलकॉम मीडियाटेक, उसके बाद हम 5G में जाएंगे, कॉलकॉम मीडियाटेक, फिर सैमसंग का 4G और सैमसंग का 5G दोनों साथ में होगा। तो आज हमें सीपीयू देखना है, और ये सीपीयू कॉलकॉम का होगा। कॉलकॉम के जितने भी सीपीयू हैं तो कम से कम 2 स्ट्रक्चर देखेंगे ही देखेंगे, 2 या 3 स्ट्रक्चर देख लेंगे। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सैमसंग की जो सीपीयू होती है उसका मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीपीयू के अंदर जो है क्या क्या सेक्शन होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं। सीपीयू में पावर सेक्शन डिवाइड होता है, पावर 1 बोलेंगे, पावर 2 बोलेंगे, पावर 3 बोलेंगे। 3 सेक्शन कम से कम पावर का होगा, और एक सेक्शन होगा कंट्रोल सेक्शन, उसको बोलेंगे कंट्रोल। उसके बाद एक सेक्शन होगा जो ईवीआई होगा। ईवीआई के बाद जो सेक्शन होना चाहिए वो जीपीआई होगा। जीपीआई 1 और 2 2 सेक्शन होगा। उसके बाद हमें जो सेक्शन मिलेगा एमआईपीआई होगा, सीपीयू के अंदर एमआईपीआई सेक्शन, और उसके बाद आरएफ सेक्शन होगा। टोटल इतने सेक्शन सीपीयू के अंदर होते हैं। ईवीआई में हमारा रैम कनेक्टेड होता है, जीपीआई में हमारे इनेबल सिग्नल, रीसेट सिग्नल, I2C सर्किट, एसपीआई सर्किट और आरएफएफई सर्किट, कंट्रोल सर्किट, इस तरह की चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, जिसमें 1.8 वोल्टेज ही होता है जो आउट होती है सीपीयू से। सीपीयू से ये सारी चीज़ें आउट होती हैं। और इंट्रिप जो सीपीयू में इन होती है, इस तरह की भी चीज़ें, इंट्रिप सर्किट। और एमआईपीआई में हमारा कनेक्ट होता है डीएसआई, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, जिसमें एलसीडी एमआईपीआई होती है, एलसीडी एमआईपीआई, ठीक है। और कैमरा एमआईपीआई, तो सीएसआई बोलेंगे उसको, सीएसआई कैमरा सीरियल इंटरफेस, जिसमें कैमरा एमआईपीआई, तो कैमरा का जो होगा एमआईपीआई, यानी कि जिसमें चित्र आती है हमारी सीपीयू से कैमरा के लिए। और एलसीडी पे जो ग्राफिक आती हैं एमआईपीआई जो सीपीयू से आती है, वो लाइन है ये। और आरएफ में हमारा ट्रांसीवर कनेक्टेड होगा, यानी एसडीआर कनेक्टेड होगा, डब्ल्यूटीआर कनेक्टेड होगा, WTR कनेक्टेड होगा, या फिर अगर मीडियाटेक का होगा तो उसकी जो आईसी होगी वो अलग होगा, मीडियाटेक में देख लेंगे। उसी प्रकार से मीडियाटेक में भी आरएफ सेक्शन होगा, उसमें हमारा ट्रांसीवर कनेक्ट होगा मीडियाटेक का। तो पावर 1, पावर 2, पावर 3 में हमें पूरी पावर की एंट्री करनी होती है, और उसके बाद कंट्रोल एक्टिव होगा, और कंट्रोल एक्टिव होगा तभी पूरे पावर सीक्वेंस जो है पावर सेक्शन में स्टेबल पहुंचेंगे। अगर कंट्रोल सेक्शन एक्टिव नहीं हो रहा है सीपीयू का, तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आएगी पावर 3 में भी, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आएगी पावर 2 में भी, और वोल्टेज फ्लैक्चुएशन पावर 1 में भी रहेगी। तीनों में वोल्टेज फ्लैक्चुएशन रहेगा, कंट्रोल सेक्शन ऑफ है। अब कंट्रोल सेक्शन क्यों ऑफ हो रहा है उसकी टेस्टिंग सीखेंगे। पावर 3 में जो वोल्टेजेस आती हैं उनका यूज समझेंगे, पावर 1 और पावर 2 के वोल्टेज का क्या काम है, और इन्हीं पावर्स के हिसाब से ही ये अदर जो 4 सेक्शन है वो ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल जो है उन सबको फिक्स टाइम के ऊपर ऑपरेट करता है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ हो रही है, ठीक है।
ठीक है, तो हम इस एक CPU के ऊपर आ जाते हैं जिसमें हमें ये सारी डेटा मिल सके। तो पहले हम एक बेसिक CPU देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद हम एक क्वालकॉम की 5G CPU को भी देखेंगे और एक 4G CPU का लेटेस्ट फ़ोन भी देखेंगे। जैसे कि पोको में ही ले लेते हैं, X3 फ़ोन जो है हमारा वही ले लेते हैं। पोको में एक X3 का ले लेते हैं, लेकिन वो बाद में लेंगे, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर वाली CPU लेंगे, जैसे कि हमारा MI A3 हो सकता है या फिर हमारा MI A8 हो सकता है। तो चलिए हम MI A3 का ही ओपन कर लेते हैं। Redmi A3 है ये, MI A3 करते हैं, MI A3 का ही ओपन कर लेते हैं CPU। तो इसका स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं। तो CPU का पावर, CPU का जो नंबर है इसमें वो हमें देखना है। और MI A3 में CPU कहाँ होता है? CPU ये वाली है नीचे जो है या ऊपर है? नीचे वाली है। नहीं, ऊपर वाली है। ठीक है, ये हमारा CPU आ गया। एक मिनट, ये रोटेट हो गया। ये हमारा CPU है, ठीक है। और अब जो है CPU के हम उस सेक्शन में जाएंगे जो पावर 1 है। देखो फिलहाल यहाँ पे जो कंट्रोल लिखा हुआ है दिख रहा है, ये CPU का कंट्रोल सेक्शन है। और यहाँ पे GPIO लिखा हुआ है, ये CPU का GPIO है। और यहाँ पे EVI लिखा हुआ है, CPU की रैम कनेक्टेड है यहाँ पे CPU पे ही। EVI 1 भी दिख रहा है, मतलब 2 सेक्शन है। MIPI दिख रहा है और WLAN Q लिंक दिख रहा है, यानी RF सेक्शन है ये। और पावर 1 दिख रहा है। ये एक बहुत ही सिंपल सा CPU है जिसमें आपको सारी कैटेगरी मेंशन करके रखी गई है कि किस तरह से हमें कहाँ पे क्या सेक्शन है। लेकिन कुछ CPU आगे ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको, जैसे SM CPU होते हैं, SDM CPU होते हैं, उनमें आपको इस तरह से पावर 1, पावर 2, पावर 3 ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये पावर 2 सेक्शन है, ये पावर 3 सेक्शन है। इसी प्रकार से फिर से ये ग्राउंड 1 है, ये ग्राउंड 2 है और ये ग्राउंड 3 भी होगा। ग्राउंड 3, सॉरी स्किप हुआ, ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2 बस 2 ही सेक्शन है और कंट्रोल सेक्शन है। तो टोटल हमें ये पूरा सेक्शन दिख रहा है जिसमें जितने सेक्शन को हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें EVI को 1 और 2 में डिवाइड कर लिया है। GPIO को भी कर लिया है। MIPI सिंगल है और इसको WLAN RFF Q लिंक बोला गया है। WLAN Q लिंक सेक्शन इसको बोल दिया है, यानी ट्रांसीवर का बेसबैंड कनेक्ट होगा। पावर 1, पावर 2, पावर 3 तो दिख ही रहा है। बाकी ग्राउंड भी होगा, इन पावर के रिस्पेक्ट में ग्राउंड पिन भी होगा, इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड होगा, इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड होगा, इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड होगा, वो अलग चीज है। ठीक है, वो ग्राउंड एक साथ कनेक्टेड होते हैं लगभग सभी पिन, तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो ग्राउंड पिन ओपन हो जाएगी या फिर जो भी। तो पावर 1 के ऊपर आ जाते हैं और 1 बाय 1 उनको लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि कोई भी CPU अगर डेड कंडीशन में आता है तो आप उसकी एग्जैक्ट पावर चेक करके ये कंफर्म कर पाएंगे कि CPU में प्रॉब्लम है या फिर हमारी बोर्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पावर 1 के ऊपर। ये GPIO पे चल रहा है, अभी EVI पे आ गया है। EVI 1, MIPI, Q लिंक, पावर 1। ठीक है, तो पावर 1 में क्या क्या होता है देखिए। पावर 1 की जो वोल्टेज है वो मैं लिख दे रहा हूँ। APC 0 दिख रहा है आपको, ये पावर जो CPU की बक सप्लाई है, ये APC 0 S1A, यानी कि A मतलब फर्स्ट पावर IC से जनरेट हो रही है और S2A मतलब कि ये 2 कॉइल से जनरेट होके आ रही है जिसका नाम APC 0 है। तो ये सप्लाई देख के अगर आप पावर IC अब तक नहीं पढ़े होते ठीक से, तो आपको ये नाम अगर हम डायरेक्ट यहाँ दिखाते हैं तो आप कहते हैं ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो S1A S2A मतलब 2 कॉइल कनेक्टेड है और A लिखा हुआ मतलब एक ही IC है, उसमें से ये आ रही है पावर IC फर्स्ट वाली। और हमें पता है इसमें मेन PM एक ही होता है। अगर 2 भी लगी रहती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हम सिंपल समझ जाते हैं कि यहाँ पे A लिखा हुआ मतलब फर्स्ट PM से, C लिखा होता मतलब थर्ड PM से, सेकंड PM से बोल सकते हो आप इसको। तो ये हमारा APC 0 इसके अंदर इन हो रहा है। ये सप्लाई हमें चेक करना होता है। 0 ऑलवेज ऑन पावर होता है। फिर एक MX पावर है जो इंटरनल मेमोरी पावर होती है CPU की, VDD MX। ये 2 पावर चेक करना है यहाँ पे, और एक पावर यहाँ पे VDD PX बायस SDC जो दिख रहा है, ये वोल्टेज भी हमें चेक करना है। इसके बिना भी हमारा फोन जो है डेड हो जाएगा। अब ये वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज होती है CPU की, और ये आता कहाँ से? ये पावर IC के GPIO से जनरेट होता है।
और इसके ऊपर जो 1.8 दिख रहा है QFP-ROM प्रोग्राम, ये आपको बिना इसके भी अगर आप ये लाइन ओपन भी कर देते हो तो भी आपका CPU पावर की से ऑन हो जाएगा। प्रेस करते ही आपका पावर की प्रेस करने के बाद या केबल लगाने के बाद आपका CPU डिस्प्ले आउट कर देगा, फोन ऑन रहेगा, डेड नहीं होगा। तो आपको ये 3 सेक्शन चेक करना है, MX, APC और VDD PX बायस SDC। तो पावर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको चेक करना है एप्लीकेशन कोर 0.8 वोल्टेज, और सेकंड होगा VDD इंटरनल मेमोरी MX यानी कि MEM पावर लिखेंगे यहाँ पे 0.9 वोल्टेज होता है, आप 8 भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और VDD PX बायस, VDD PX अंडरस्कोर बायस जो कि 1.25 वोल्टेज होती है। MSM रेफरेंस वोल्टेज है ये, MSM रेफरेंस वोल्टेज है ये, रेफरेंस वोल्टेज है ये, ठीक है, जो कि 1.25 इसका वोल्टेज लेवल होता है। ये आता है PM के GPIO2 CPU के बक सेक्शन में, ठीक है। ये आउटपुट कहाँ से होता है? PM से। चलिए दिखा देते हैं, ये आप कॉपी करके सीधा सर्च कर सकते हो। ये PM से निकल के CPU में 2 बार भी ये किसी लेटेस्ट CPU में एंट्री करती है। ये देखिए, ये PM के अंदर से सिक है, यहाँ पे देखिए 2 बार एंट्री कर रहा है। एक तो यहाँ पे एंट्री कर रहा है सिम के लिए भी, एक तो यहाँ पे SDC के लिए एंट्री कर रहा है। अब ये जो 1 मिनट बैक आ जाते हैं, एक तो यहाँ पे SDC के लिए एंट्री कर रहा है। अब ये SDC है क्या, आपको ये समझना है। देखिए ये तो SD कार्ड कनेक्ट मतलब बोल रहा है, तो ये जो बायस वोल्टेज है ये SD कार्ड को रीड करने के लिए। तो क्या इसमें SD कार्ड नहीं लगेगा तो फोन ऑन नहीं होगा? तो ये वो वाला SD कार्ड है जो स्टोरेज है। स्टोरेज भी एक प्रकार का SD कार्ड ही है CPU के सामने, ठीक है। तो ये CPU जो है स्टोरेज को एक्टिव नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा। अगर ये वोल्टेज यहाँ नहीं आएगी आपका फोन डेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यही पावर जो है ना एक बार और एंट्री कर रही है CPU के अंदर सिम के लिए। UIM जो लिखा हुआ है ना वो सिम के लिए है, ठीक है। तो सिम डिटेक्ट नहीं होगा, ये पावर यहाँ नहीं पहुंचेगी। तो एक बार यहाँ पे ये पावर जनरेट कहाँ से हो रहा है? तो ये हमारा देखो, ये हमारा जो दिख रहा है पावर IC का कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो GPIO से निकलता है सभी फोन के अंदर, लेकिन यहाँ जो पावर IC का यूज किया गया है ये थोड़ा अलग पावर IC होता है, जिसमें यहाँ से जो वोल्टेज निकल रही है GPIO की वोल्टेज भी यहीं पे इनबिल्ड कर दी गई है V रेफरेंस MSM नाम से। ये वोल्टेज 1.25 निकल के यहाँ से CPU के अंदर जाएगी। देखिए यहाँ से ये सर्च किया तो यहाँ आ गया 62 नंबर के पिन के पास, और रिटर्न ये CPU पे जा रहा है। तो ये 3 पावर हमें चेक करना है। रेफरेंस वोल्टेज चेक करना है, मेमोरी पावर और बक सप्लाई APC 0 चेक करना है। ये 3 वोल्टेजेस अगर CPU के पैड तक पहुंच रहे हैं तो पावर 1 ओके, मतलब CPU को पावर 1 तो मिल रहा है। फिर अब चेक करेंगे पावर 2 CPU को मिल रहा है क्या पूरी तरह से? पावर 2 मिलेगा, पावर 3 मिलेगा, फिर कंट्रोल की चीजें चेक कर लेंगे। तो फिर ये सारी चीजें तो एक्टिव होनी है। यहां तक आते आते CPU क्या बना लेगा, सॉरी ये पोर्ट बना लेगा, ठीक है। CPU PC पर पोर्ट बना लेगा यहाँ तक की रिक्वायरमेंट अगर ओके रही तो। ये बात की बात है कि आपका हाई बूटिंग में चला जाएगा, फ्लैशिंग एरर करेगा। ये अलग बात है कि आपका सिम इनेबल नहीं हो रहा है, या लाइट इनेबल नहीं हो रहा है, या डिस्प्ले नहीं आ रहा है, या कोई एक सेक्शन इनेबल नहीं हो रहा है। ये अलग बात है कि आपका डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आ रहा है, कोई लाइट नहीं आ रहा है। और ये अलग है कि आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ से अगर ओपन हो रही है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कंट्रोल तक ही आके आपको फोन को पोर्ट कंडीशन तक लाना है, यानी CPU को ऑन करने का प्रोसेस यहीं तक होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो अब पावर 2 के अंदर हमें पता है कोर सेक्शन होता है। पावर 2 में कोर पावर होगी जो 0.8 वोल्टेज होगी, दिखा देते हैं। तो CPU का नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा हमें, U0501 पावर 1 दिख रहा है। अब ये पावर 2 दिख रहा है। पावर 2 में हमें दिख रहा है यहाँ पे S3 और S4A, यानी कि S1 और S2 तो हमारा बक में गया है, S3 और S4 हमारा कोर में गया है। ये VDD CX जो दिख रहा है ये कोर का शॉर्ट नेम है। VDD CX जो दिख रहा है ये कोर का शॉर्ट नेम है। मॉडम लिखा हुआ है, इसके पीछे मत जाना आप, ये कोर पावर है, ठीक है। VDD CX जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? CPU का कोर पावर है, ठीक है। तो कोर पावर में हम लिख देते हैं 0.8 वोल्टेज VDD अंडरस्कोर CX पावर। अब इसी सेक्शन में CX में ही कुछ और वोल्टेज हैं पावर 2 में इंपॉर्टेंट, जिनको चेक करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए VDD PX 0, फिर लिखा है VDD PX 1, और इसकी जो A B C D E 4 पॉइंट दिख रहा है, ये पूरा पूरा VDD PX 1 यहाँ तक है। फिर VDD PX 2 है, फिर VDD PX 3 है, फिर VDD PX 3 यहाँ तक है, VDD PX 5 है, 4 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11 है, और बायस ये तो हमने ऑलरेडी देखी। फिर हमारा VDD PX सब खत्म हो गया। यहाँ पे वाईफाई और CX कोर जी दिख रहा है, WCSS कोर, ये हमारा नेटवर्क के लिए। तो अभी ऊपर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिख रही है सबसे ऊपर VIO आउट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। ये वोल्टेज के बारे में पिछली क्लास में हमने बताया था कि 1.8 पावर IC के अंदर जाती है, उसके बाद से VIO 1.8 आउट होता है, जो इसको बूट कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वोल्टेज भी हमें चेक करना है, VIO आउट। यहाँ पे चेक करना है VIO आउट 1.8 वोल्टेज, जो कि PX 0 पे कनेक्टेड है, PX 0 पे कनेक्टेड है। उसके बाद हमें दूसरा पावर चेक करना है DDR, यानी कि अगर ये पावर यहाँ पे नहीं पहुंचेगी इन सभी पिन के ऊपर, तो CPU जो है रैम को रीड नहीं करेगा, रैम को रीड नहीं करेगा। तो ये पावर भी हमें यहाँ पे चेक करनी है। फिर नीचे दिख रहा है PX2 पे, तो चलिए लिख देते हैं VDD PX1 फॉर DDR, PX1 जो कि 1.8 वोल्टेज होगी, S8A मतलब क्वाइल पावर है, 1.8 नहीं है, ये क्वाइल पावर है, S8A 0.8 के आसपास होगा ये। तो S8A पावर जो है S8A 0.8 बोलेंगे इसको, क्योंकि क्वाइल पे बन रही है ये, ठीक है। तो ये PX1। उसके बाद PX2 जो है ये आपको नहीं चेक करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो PX2 पे दिख रहा है वो SDC2 बता रहा है, ये SDC नहीं बता रहा है। SDC2 मतलब वो एक्चुअल में मेमोरी कार्ड की बात कर रहा है। अगर ये वोल्टेज यहाँ नहीं पहुंचेगी L5 है 2.96, तो फोन हमारा मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं करेगा, स्टोरेज डिटेक्ट करेगा। ये 2 है ना, 2 वाली पार्ट को हमें छोड़ देना है। ये हमारा मेमोरी कार्ड नहीं चलेगा, वो अलग चीज है, एक्सटर्नल मेमोरी जो आप लगाते हो। फिर PX3 पे आप देखो, यहाँ पे L9A का 1.8 है, जो कि बूट सीक्वेंस में यूज होने वाली वोल्टेज है। यहाँ पे देखिए कितनी बार पेजेस पे गई है। तो L9A का 1.8 भी हमें PX3 पे चेक करना है। फिर क्या चेक करना है? PX3 1.8 वोल्टेज है L9A। उसके बाद ये हमारा PX5 नहीं चेक करना है, क्योंकि सिम के लिए अगर ये नहीं आएगा तो सिम नहीं चलेगा। सीधा PX7 चेक करना है और PX10 चेक करना है, जिसके भी हिसाब से फोन का है। अगर eMMC लगी है तो PX7 चेक करेंगे, अगर UFS लगा है तो PX10 चेक करेंगे। रीड नहीं होगा, नहीं तो आपका एरर आएगा और ऑटो पोर्ट जाएगा। CPU UFS या eMMC को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये आपको दोनों चेक करना है। उसके अकॉर्डिंग इस CPU में अगर इसी CPU के साथ अगर eMMC का फंक्शन है तो आप ये चेक करोगे। इसी CPU के साथ अगर UFS कनेक्ट किया गया है तो ये आप चेक करोगे। VDD PX10 और VDD PX7 आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PX7 और PX10, ये होगा UFS और eMMC के लिए है, ठीक है। उसके बाद इस पे आप वोल्टेज देख सकते हैं, यहाँ पे 1.8 और 1.235 लिखा हुआ है, तो ये आप देख लेना यहाँ पे। फिर ये आता है VDD PX11 जो CXO है। ये CXO वोल्टेज अगर यहाँ नहीं आएगी तो CPU के अंदर का क्लॉक सेक्शन एक्टिव नहीं होगा। बेसबैंड क्लॉक जो आएगी जरूर बेसबैंड क्लॉक CPU में, लेकिन CPU बेसबैंड क्लॉक को पाने के बाद जो है PS होल्ड जनरेट नहीं कर पाएगा, SPMI लॉजिक एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, मतलब डिजिटली ऑन नहीं हो पाएगा। तो PX11 भी चेक करना है। PX11 जिसका है CXO मतलब क्लॉक सेक्शन के लिए है, ये CPU के क्लॉक को एक्टिव करने के लिए। तो ये CPU के अंदर का क्लॉक जब आएगी CPU में ना, तो वो सेक्शन CPU के अंदर ऑन हो सके जो उस क्लॉक को रिसीव करके यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो वो सेक्शन ऑन नहीं होगा तो फिर आपकी क्या दिक्कत आएगी? सभी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ जाएगी। अगर ये सेक्शन की वोल्टेज सुनो ना सर, CL के शॉर्ट रहता है तो तभी चलता है ना? कहाँ पे देखा आपने, कौन सा CL के? नहीं CL के पॉइंट मतलब कोई भी रहता पॉइंट, CL के पॉइंट जो रहता है ISP करने के टाइम पे जो शॉर्ट रहेगा तो भी चल जाएगा ना? शॉर्ट मतलब दोनों पॉइंट एक साथ कर देंगे जंपर मार के। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 चल जाएगा, 0 ओम का ही चल ज्यादातर जाता है ना? रजिस्टर बताया हूँ। ओके ओके। ये CXO पॉइंट नहीं ओपन होना चाहिए। V13 नंबर की पिन पे आपको प्रिंट उखाड़ दो या UV मास्क लगा दो, फोन फ्लैक्चुएशन में आ जाएगी, ठीक है।
तो सीपीयू है ये सीपीयू के अंदर का ये वोल्टेज है जो पावर आईसी से इन हो रही है, केवल जो पावर सेक्शन 2 में इन हो रही है, जो इंपॉर्टेंट है सीपीयू को ऑन कराने के लिए। यहाँ तक चेक कर लिया, उसके बाद ये सभी वोल्टेज आपको नहीं चेक करने क्योंकि सिम और डब नेटवर्क सेक्शन के लिए है, तो हमें यहाँ तक चेक करना है इस फोन में PX11 तक। आप अदर सीपीयू में भी जाओगे, अगर इसके आगे और भी सेक्शन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, PX11 के बाद PX12 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड है, जो सीपीयू को ऑन कराने में यूजफुल है, तो आप उनको भी चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जितना दिखा वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस सीपीयू में पावर 2 ओके कहा जाएगा अगर इतनी ट्रैक लाइन सीपीयू के अंदर कनेक्टेड है, वोल्टेज भी फ्लैक्चुएशन में आ रही है उस पॉइंट पे, सीपीयू उठा के जब आप उन सभी पॉइंट के ऊपर चेक कर लेते हो तो आप ये समझोगे पावर 1 पावर 2 की जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो आ रही है पैड पर। अब हमें पावर 3 के अंदर चलना है, फिर कंट्रोल के ऊपर चलना है, उसके बाद ही हमारा कंफर्म करना है कि सीपीयू पोर्ट क्यों नहीं बना रहा है। अगर सीपीयू उस कंडीशन में भी पोर्ट नहीं बना रहा है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है, रख रहा है, पोर्ट नहीं बना रहा है, या वोल्टेज स्टेबल भी है फिर भी पोर्ट नहीं बना रहा है, तो आपका सीपीयू जो है डैमेज है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट है सीपीयू की और उसके बाद भी सीपीयू हरकत नहीं कर रहा है, तो सीपीयू का प्रॉब्लम है। चलते हैं पावर 3 वेरीफाई कर देते हैं पूरी तरह से। ये सीपीयू का पावर 3 है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे EVI 0 वोल्टेज जो दिख रही है, ये हमारा रैम सेक्शन, यानी कि ये वोल्टेज तब आएगी इसमें, जब आएगी तो ये EVI वाली सेक्शन एक्टिव होगी, यानी कि ये तो बाद की बात है। पोर्ट पहले तो यही बन जाएगा, पोर्ट यही बन जाएगा, कंट्रोल में ही क्या बन जाएगा, पोर्ट ओके हो जाएगा। EVI तो बाद की बात है, फ्लैशिंग करते हो या पावर बटन प्रेस करते हो तो कम्युनिकेशन होता है, तब ये उस टाइम की बात है। मतलब कि ये वोल्टेज हमें उस टाइम नहीं चेक करना है जब पोर्ट हम चेक करने की प्रोसेस कर रहे हैं, फुल फ्लैक्चुएशन रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं चेक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे EVI PLL ये भी नहीं चेक करना है। फिर यहाँ पे CSI DSI ये तो डिस्प्ले की कहानी है, फिर ऑडियो की, कैमरा की, WPS वाईफाई सेक्शन की, फिर EVI की, फिर नेटवर्क RF सेक्शन की, तो हमें ये सब नहीं चेक करना है। इधर लेफ्ट साइड में टोटल कुछ भी नहीं चेक करना है। राइट साइड में आ जाइए, क्यू लिंक दिख रहे हैं, ये भी हमें नहीं चेक करना है। UFS कोर के लिए क्यू लिंक का ही कुछ वोल्टेज यूज किया गया है, तो ये जो UFS कोर लिखा है, क्यू लिंक लिखा है, ये भी SDR में ही कनेक्टेड होता है ज्यादातर। आप देखो ये वोल्टेज L4A जो है SDR में होगा, तो ये भी हमें नहीं चेक करना है। अब हमें यहाँ से चेक करना है VDD UFS 1.8, ये वोल्टेज हमें चेक करना है। eMMC कंपेटेबल और UFS जो सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको ये 1.8 L10A का यहाँ पे G17 नंबर की पिन डैमेज नहीं होनी चाहिए, इंटरनली ओपन नहीं होनी चाहिए, इस पे GR आपको चेक करना है। और यही वोल्टेज यहाँ से नीचे आ रही है, इधर यहाँ पे अगेन कनेक्टेड है, USB SSDP लिखा हुआ है 1.8, ये दोनों पे GR आपको चेक करना है। तो हम इसको लिख देंगे जो कि UFS 1.8 VDDA UFS 1.8 और USB SSDP, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VDD UFS 1.8 और यही पावर उसमें भी कनेक्टेड है, USB SSDP, ठीक है। 1.8 दोनों पे कनेक्टेड है। ये इसकी पॉइंट की जो GR होगी वो लेंगे, इन दोनों पे जो GR होगी वो GR हम चेक करेंगे। सिंगल बॉल है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ओपन हो जाएंगे, तो पोर्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जस्ट नीचे, तो यहाँ पे CK EVI 0 दिख रहा है, तो ये हमें बाद की बात है, ये तो तब चेक करेंगे। ये तो हमारा DRAM पावर, ये हमारा VDD Q पावर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 0.6 दिख रहा है, तो ये तो बाद की बात है। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे दिख रहा है ठीक है। अब ये EVI हो, अब इसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये USB SSDP कोर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये SSDP 1.8 था, ये USB SSDP कोर और इसी के साथ कनेक्टेड है USB हाई स्पीड कोर, तो ये भी हम चेक करेंगे। USB SSDP कोर, USB हाई स्पीड कोर, इन दोनों को चेक करेंगे, GR लेंगे पॉइंट का, और इनके ऊपर वोल्टेज 0.9 दिख रहा है, तो 0.9 वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। जैसा भी आपको दिखेगा GR वहाँ पे वोल्टेज, वो आप चेक करोगे उस CPU में। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, 3 वोल्टेजेस यहाँ पे चेक करनी है। एक तो 1.8 USB हाई स्पीड की, एक 3.1 USB हाई स्पीड की,
और एक 0.9 ऑलरेडी अभी देखा आपने ये वाली, तो 3 वोल्टेजेस हो गए। तो यहाँ पे 3.1 और 1.8 USB 3.1 USB 1.8 और USB 0.9, ये 3 वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं, तभी पीसी पे पोर्ट बनाएगा सीपीयू। और उसके बाद अभी और भी है कंट्रोल सेक्शन में, वो भी चेक करना है। अभी तो ये 3 वोल्टेजेस हम इस रिक्वायरमेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि सीपीयू पोर्ट बनाने में एक्टिव होगी, ठीक है। अब नीचे जो चीजें दिख रही हैं हमारा EVI के लिए है, फिर WSS एंड नेटवर्क सेक्शन के लिए चीजें स्टार्ट हो गई, फिर EVI के लिए है, तो हमें ये नहीं चेक करना है। तो पावर 3 में बस हमें इतना ही चेक करना है। अगर ये चीजें ओके है तो सीपीयू पोर्ट बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंस पावर है वो ओके है, सीपीयू पोर्ट बनाने में रेडी होगी, इतना पावर 3 भी ओके। अब हमें आना है कंट्रोल सेक्शन में इस सीपीयू के, तो एक बार हम क्लिक कर देते हैं सीधे, तो ये हमारा इसके ग्राउंड पावर सेक्शन में ले आया, फिर ग्राउंड 2 में ले आया, फिर ग्राउंड 2 में है, फिर ये कंट्रोल में आ चुका है। अब इस फोन के अंदर देखिए सब लिखा हुआ है, तो आगे से आपको क्या करना है, ये नाम याद रखना है कि ये पावर्स जो होते हैं वो पावर 1 में होते हैं, ये सभी पावर्स इस प्रकार के जो बनते हैं वो पावर 2 में होते हैं, इस प्रकार की जो पावर्स बनती है पावर 3 में होती है, और कंट्रोल में जो चीजें हम अभी देखेंगे वो कंट्रोल में ही होती है। आपको आगे से ये चीजें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आगे की सीपीयू में आपको इस तरह से लिखा नहीं होगा साफ साफ, सब जगह एक ही जगह पे सब लगा देगा वो, मतलब एक ही पॉइंट पे सब एक ही जगह लिख देगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान, हर जगह कंट्रोल लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा वहाँ पे कि पावर 1 हम चेक कर रहे हैं या पावर 2। तो आपको नाम याद रखना है इन सप्लाई के, सभी में लगभग सेम मिलते हैं नाम से क्वालकॉम में। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन में CXO पॉइंट पे जो क्लॉक मिलनी चाहिए, बेसबैंड क्लॉक जो होता है 19.2 मेगाहर्ट्ज, ये चेक करना है सबसे पहले। स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक चेक करना है। स्लिप क्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, और बेसबैंड क्लॉक सिंगल बॉल है तो ओपन होने के चांसेस भी होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्लिप क्लॉक 32 किलोहर्ट्ज, और बेसबैंड क्लॉक लिख लेते हैं LNBB क्लॉक 19.2 मेगाहर्ट्ज। ये दोनों पे GR लेंगे, और फ्रीक्वेंसी भी आप चेक कर सकते हो DSO से। इस बॉल के ऊपर रख के CPU हटा लीजिएगा और चार्जर प्लग इन करके इस बॉल के ऊपर AB34 और AF24 पे फ्रीक्वेंसी DSO से चेक कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन में आएगी जाएगी, इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद हमें चेक करना है पावर ऑन रीसेट, यहाँ पे दिख रहा है पावर ऑन रीसेट में रजिस्टर को क्रॉस करके 1.8 एग्जैक्ट यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद हमें चेक करना है, अब देखो यहाँ पे आर क्लॉक CMD डेटा 0 to डेटा 7, टोटल 8 बिट है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 बिट में eMMC भी कनेक्ट करा सकते हो, जिसका नाम SDC1 रखा गया है यहाँ पे। तो eMMC भी कनेक्ट करा सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे। और यहाँ जो SDC2 जिसको बोल रहा है वो हमारा मेमोरी कार्ड के लिए है, ठीक है। जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड आप लगाओगे यहाँ पे वो कनेक्ट होती है, और जो आपका रोम होता है, रोम यहाँ 8 बिट में कनेक्ट होता है, और यहाँ पे आपका ये मेमोरी कार्ड कनेक्ट होती है, और जो आपका रैम होता है वो यहाँ कनेक्ट होता है EVI में, ठीक है। EVI में रैम कनेक्ट होगा, और कंट्रोल में क्या कनेक्ट होगा, रोम कनेक्ट होगा 8 बिट में। 8 बिट कनेक्टिविटी में क्या होगी, डेटा 0 to डेटा 7। उसके नीचे आपको देखो DPDM की ये पॉइंट भी आपको चेक करनी है। DPDM में ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ही मेन वही लाइन है DPDM की जो आपको यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने का काम करती है, और यहीं से डेटा ट्रांसफर होकर जो आपकी SD कार्ड में जाएगी, रोम में जाएगी, या रैम में जाएगी, या वहां से कॉपी होके हमारे स्टोरेज में जाएगी, PC में जाएगी। तो ये हमारा DPDM की GRP बहुत जरूरी है। P33 और P34 पे USB HS DP और USB हाई स्पीड DM, ठीक है। USB HS मतलब हाई स्पीड, USB HS DP, USB हाई स्पीड DM, ये दोनों पोर्ट की लाइन है, इसे हमें चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, UFS की कनेक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है आपको, क्योंकि इसमें eMMC का भी सपोर्ट है। इस CPU के साथ eMMC भी यूज कर सकते हैं और UFS भी यूज कर सकते हैं, और इस CPU में हमारा एक्सटर्नल कार्ड का भी ऑप्शन है, यानी कि इस फोन में मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो। कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन ही नहीं है, और ये पिन है ही नहीं CPU में, या फिर है भी तो कट किया गया है, मतलब मेमोरी कार्ड का सॉकेट ही नहीं है फोन में, ठीक है। तो इसमें है, इसलिए ट्रैक एक्सटेंड है।
जैसे यहाँ पे एमएमसी का सॉकेट नहीं है, मतलब एमएमसी का इस्तेमाल नहीं है, तो सारी ट्रैक कटी हुई है, यूएफएस का इस्तेमाल है यहाँ पे। तो यूएफएस रीसेट और यूएफएस रेफरेंस क्लॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको यूएफएस की आरएक्स टीएक्स की दो पेयर दिख रही हैं, दो आरएक्स की होंगी, दो टीएक्स की होंगी। 4 लाइन ही होती है इसमें यूएफएस की, और 2 लाइन ये होती है जो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 लाइन होती है बस। लेकिन ईएमएमसी में आपको 8 बिट तो ये दिख जाएंगी, 8 लाइन, और 3 लाइन और होती हैं जो क्लॉक, कमांड और क्लॉक होती हैं। तो 8 और 3 कितनी होती हैं? 11। तो ईएमएमसी में 11 लाइन कनेक्ट होती है जो रोम से कनेक्ट होती है केवल कम्युनिकेशन लाइन के लिए, एक्टिव करने के लिए। और यूएफएस में केवल 6 लाइन कनेक्ट होती है, ठीक है। और यूएफएस ईएमएमसी से ज्यादा फास्ट होता है। उसके बाद ये जो जे टैग दिखा हुआ है, ये जे टैग सभी एक टीपी के ऊपर कनेक्ट होते हैं। ये जे टैग का यूज हमें नहीं करना होता है, ये भी एक टीपी बने होते हैं जो फ्लैशिंग के लिए यूज किए जाते हैं। पहले जे टैग छोटे छोटे फ्लैश बॉक्स आते थे जो टीपी पर कनेक्ट करके सीधा डायरेक्ट को फोन को फ्लैश किया जाता था। जैसे आपके नोकिया के पुराने फोन आते थे, उसमें छोटी सी फ्लैश बॉक्स आती थी, वो लगा देते थे पीछे से, तो उसमें से 6-7 पिनें आती थी, कनेक्ट हो जाती थी, फ्लैशिंग होता था उस तरह का। तो वैसा ही जे टैग है, ये हमारे यूज के लिए नहीं है, ये कंपनी अपने यूज के लिए बनाई है, जिसमें यूज फ्लैशिंग का भी कर सकते हैं और भी यूनिवर्सल प्रोसेस उसमें लगा सकते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें भी कर सकते हैं, और उनके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं फोन में उसके लिए वो बनाया हुआ है। इसमें हमें यूज कुछ नहीं करना है। फिर SPMI लॉजिक हमें लास्ट में चेक करना है। यहाँ पे इनमें रजिस्टर एक डाल दिया है, तो ये रजिस्टर भी ओपन हो सकते हैं। अगर इस फोन में ये रजिस्टर निकल गया तो सब फ्लैक्चुएशन में आ जाएगा और बनाते रहिए फोन। या फिर ये रजिस्टर ब्रेक भी हो गया ना, टूट गया, हल्का सा नीचे से पैड कट गई है और ऊपर से फ्रेश दिख रही है, तो भी ये कंडीशन आ जाएगा कि फोन में आप वोल्टेज स्टेबल नहीं करा पाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। तभी इस रजिस्टर को हटा के आप जंपर करोगे तो सारी वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना ये SPMI। उसके बाद तो लिख देते हैं, ये दोनों के बाद हमारा SPMI लॉजिक चेक करना है, और उसके बाद हमें चेक करना है PS होल्ड, PS होल्ड, पावर सीक्वेंस होल्ड। इतना करते ही पोर्ट ओके होना चाहिए। और उसके बाद की जो कहानी है वो हमारा UFS की कनेक्टिविटी है। तो UFS चेक करिए, EMMC की है तो EMMC की चेक करिए, R क्लॉक, क्लॉक डेटा 0 to डेटा 7, और एक लाइन और होती है रीसेट, जो यहाँ पे नहीं है, जो सीधा पावर IC टू सॉरी जो सीधे CPU टू EMMC में जाती है, जो CPU के कौन से सेक्शन में दिखाई देते हैं, यहाँ ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे रीसेट आउट जो लिखा हुआ है, कट किया हुआ है। क्यों कट किया हुआ? क्योंकि EMMC नहीं है ना, EMMC होती तो ये लाइन भी कनेक्ट होता, रीसेट आउट, ये 1.8 सीधा EMMC में जाती है। तो ये भी हमें चेक करना है, तब EMMC जब लगेगी तब। बाकी UFS में 6 लाइन आपको चेक करना है, वो आप UFS के सीधे ऊपर आइएगा तो आपको यहाँ पे रीसेट क्लॉक और RxTX। उतना अगर इसमें सही है तो ये भी हमारा क्या है, ओके। अब हमें रिवॉल्व करना है, क्योंकि अब रिवॉल्व करना है और CPU का फिजिकल स्क्रैच देखना है। माइक बंद करिए, किसका है, इको आ रहा है। अब मान लो कि EVI में कुछ लिक्विड चली गई है, आपस में EVI की बॉल टच हो रही है, शॉर्ट हो रही है, फोन आपका लो बूटिंग में है या फिर हाई बूटिंग में ही है, तो उस कंडीशन में फ्लैक्चुएशन है, मान लो लो बूटिंग में है तो, और हाई बूटिंग में है तो स्टेबल है, लेकिन फिर भी फोन पोर्ट नहीं बना रहा है। GPIO में कुछ मॉइस्चर चला गया या LCD MIPI में शॉर्ट सर्किट हो रही है जिससे फ्लैक्चुएशन हो रहा है, CPU ऑन नहीं हो पा रही है, बार बार शॉर्ट हो रहा है, सीधे फिर CPU ऑफ हो जा रही है, ऑन हो रहा है, शॉर्टिंग हो रही है, फिर सीधे CPU ऑफ हो जा रही है। नेटवर्क सेक्शन में WTR पे कोई शॉर्ट हो गया है, फोन रिस्टार्ट कर रहा है, CPU से कनेक्ट है वो, तो आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ कंट्रोल तक की चीजें ओके हैं, सभी बॉल कनेक्टेड है CPU में, पैड पर कनेक्टेड है पूरा यहाँ तक का, मतलब ये पूरा अगर कनेक्टेड है, मतलब कि हमारा पैड तो सही है। हो सकता है कि इनमें से कोई बॉल आपस में सट रही है, तो हम CPU को रिवॉल्व कर लेते हैं इन्हीं को फ्रेश करने के लिए। अब रिवॉल्व करते टाइम हम देख भी लेते हैं कि कोई पिन जो है स्क्रैच है, या फिर उस पर डस्ट लगा इतना ज्यादा कि वो पूरा ब्लैक हो चुका है, रिवॉल्व से भी सही नहीं हो रहा है, उसको स्क्रैच करके फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो चीजें समझ में आ जाती हैं। या उठाते दिखेगा नीचे पानी पड़ी हुई थी, वहां पे कार्बन है, उसको रिवॉल्व कर दिया, फिर सही हो गए। तो ये उसके लिए। अगर ये सभी पिन फ्रेश दिख रहे हैं, बाकी अदर पिन फ्रेश दिख रहे हैं इनके अलावा, तो फिर CPU स्टेबल क्यों नहीं कर रहा है वोल्टेज? उस कंडीशन में 2 ऑप्शन है, या तो आपकी CPU खराब हो गई है,
या तो आपकी सीपीयू में ये जो अदर सेक्शन है उनमें लेयर टच हो रही है आपस में, जिससे सीपीयू जैसे ही प्रोसेस आगे स्टार्ट करना चाह रहा है तो तुरंत सॉर्टिंग मिल रही है उसको, और सॉर्टिंग मिलते ही तुरंत जो है जो कंट्रोल सेक्शन है वो ये बात को समझ जा रहा है और सीधा ऑफ हो जा रहा है। या फिर आपके फोन में तीनों पावर आईसी में से या दोनों पावर आईसी में से कोई एक पावर आईसी डेटा नहीं दे रही है कंट्रोल सेक्शन को एसपीएमआई लॉजिक के जरिए, जिससे कंट्रोल सेक्शन ये समझ जा रहा है कि पावर सेक्शन में सॉर्टिंग है, या पावर सेक्शन के पावर सेक्शन में जो भी दिक्कत आ रही है उसका डेटा हमें नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो उसके लिए पावर सेक्शन को ये ऑफ करने के लिए सिग्नल आउट नहीं करेगा पीएस होल्ड, जिससे सीपीयू जो है पीएस होल्ड आउट नहीं करेगी, तो पावर आईसी जो है स्टेबल नहीं होंगे और वोल्टेज को एक्टिव नहीं करेंगे पूरी तरह से। जब वोल्टेज स्टेबल होगा ना, पावर आईसी की वोल्टेज स्टेबल होगी, तभी उनकी क्वाइल्स में करंट का अमाउंट इंक्रीज कर पाएगा। नहीं तो केवल फ्लक्चुएशन करेगी तो समझो इंक्रीज नहीं होगा, करंट एक फिक्स लेवल तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा और वो मिली एम्पियर में ही रह जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। जब स्टेबल होगा तो कनेक्टिविटी स्टेबलिश होगी और उसके बाद धीरे धीरे करंट जो है इंक्रीज होगा। फिर अगर ईवीआई एक्टिव होगी, जीपीआईओ एक्टिव होगी, एमआईपीआई एक्टिव होगी, तो करंट का अमाउंट और ज्यादा बढ़ेगा। फिर प्रोसेस किया जाएगा बिट 8 बिट से, एमएमसी को रीड किया जाएगा, रैम पे लोड पड़ेगा, तो फिर और ज्यादा करंट बढ़ेगा, फिर डिस्प्ले भी आउट करता रहेगा, आपका नेटवर्क सेक्शन भी रीड होगा तो और ज्यादा करंट बढ़ेगा। तो सीधे इसी तरह से सीपीयू जो है करंट पावर आईसी से कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ कंट्रोल सेक्शन तक पूरा चेक करना है। जितनी भी लाइन हमने चेक करके इसमें बताई है, ये सभी लाइन को आपको यहाँ पे पूरी तरह से चेक करना है। इतना समझ में आया सबको? हाँ सर। जी सर, आया है सर। आज सर 100% सीपीयू के बारे में इतना नॉलेज मिला, लेकिन इसके पहले भी किए थे सर ना, तो कुछ भी समझ नहीं आया था हमको। क्योंकि उस टाइम आप फ्रेशर थे, पहली बार आपने कहीं कोर्स भी नहीं किया था, बहुत सारी चीजें कोर्स किया था लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाया गया था। हेलो बताइए सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, बताइए। हाँ बताइए। हमको दो डाउट है सर। हाँ बता दीजिए डाउट। ये हमारा सीपीयू तो लॉजिक 0101 से चल रहा है ना, ये इसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ रहता है कि वो 0101 लैंग्वेज को कैसे वो मेमोरी में खींचता है? देखिए सीपीयू के अंदर जितने भी लॉजिक सेक्शन है वो सीपीयू के अंदर कोडिंग में है। एसपीएमआई लॉजिक जो है वो एक प्रकार का लॉजिक है जी। बाकी जितने भी उसके अंदर डेटा लेवल का प्रोसेस हो रहा है वो सब बाइनरी पे हो रहा है। जी जी। वो आपको सर्किट में नहीं दिखेगा। वो वोल्टेज दी गई है जो PLL करके जो वोल्टेज दी गई है ईवीआई के लिए दी गई है, वो उस प्रोटोकॉल को एक्टिव करने के लिए दी जाती है, ईवीआई वाली वोल्टेज। और जो वोल्टेज आपने, जो क्लॉक सिग्नल दिया आपने, जो पावर दिया आपने, वो उसके अंदर बाइनरी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ही है वो प्रोसेस, जिससे सीपीयू स्टोरेज से कनेक्ट हो पाए और स्टोरेज से कनेक्ट होने के बाद रैम की मदद से स्टोरेज में पड़ी हुई डेटा को रीड कर सके। हर एक सर आज तो लिखेंगे। सर आज तो बल्ले बल्ले सीपीयू के कर दिए सर, आज तो गेम ओवर कर दिए। यही हम चाह रहे थे सर कि इसका पूरा नहीं सुनील जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना उसको बीच में क्यों बात करते हैं जी? हो जाएगा, रुकिए अभी। वो समझ में आ गया विनोद जी आपको? जी समझ में आया, लेकिन बाइनरी करके आपको कोई पिन नहीं दिखेगी उसमें, बाइनरी की कोई पिन उसमें नहीं दिखेगी आपको, ठीक है? नहीं, पिन का बारे में नहीं पूछा था कि वो कोडिंग कहाँ से करते हैं, कौन सा सेक्टर में? आलू सेक्टर है ना, वो कहाँ रहता है? कंट्रोल में होता है, कंट्रोल में होता है वो। हाँ हाँ, वही तो मैं पूछता हूँ। एसपीएमआई लॉजिक कहाँ से चल रहा है? कंट्रोल से चल रहा है ना। हाँ जी। तो सीपीयू का कंट्रोल सेक्शन ही पूरे सेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। सीपीयू के पूरे मदरबोर्ड के, मतलब पीसीबी के ऊपर सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है वो एसपीएमआई लॉजिक से। कोई भी हरकत जो हो रही है सबको वो देख रहा है और उसके हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। और सीपीयू को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? यूएफएस जो दे रहा है डेटा, जो यूएफएस के अंदर कोडिंग की गई है, जो ईएमएमसी कोडिंग की गई है, वो क्यों कंट्रोल में ही जोड़ के रखी गई है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमें कंट्रोल को देना है और कंट्रोल सब मैनेज कर लेगा, ठीक है? ओके सर, ओके।